चेंजेस आना परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे कि 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका होता है, इंडस्ट्रीज सेटअप हो चुकी होती है, पर अब इन सभी इंडस्ट्रीज को एक बहुत ही बड़ा चेंज, एक परिवर्तन का सामना करना था। यह चेंज की शुरुआत होनी थी वर्ल्ड वॉर के साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि 1914 के अंदर वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और यह लगभग 1918 तक चलता रहता है। जब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी उस समय किसी भी यूरोपियन कंट्री ने ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये जो वर्ल्ड वॉर है ये 4 साल खिंच जाएगा। उन्हें तो ये लगा था कि लो अभी शुरू करते हैं, अभी हलवा जैसा है बना के खा लेंगे फटाफट, दिसंबर तक में खत्म भी हो जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब वो लोग ये भूल चुके थे कि अब उनके पास इंडस्ट्रीज है, अब उनके पास मॉडर्न वॉरफेयर इक्विपमेंट्स है, ये चीज वो भूल गए थे। तो ऐसे में हमने जाना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो तो आ चुका था और वो कैसे इंपैक्ट करता है उस समय की इकोनॉमी को, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो वर्ल्ड वॉर के अंदर दो पार्टीज हमें देखने को मिलती। अब देखो, लड़ाई होगी तो दो लोगों के बीच होगी। ऐसा तो है नहीं कि अब कोई व्यक्ति खुद से ही लड़ता जा रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। लड़ाई होगी तो किसी दो पक्षों के बीच में होगी, दो ग्रुप्स के बीच में होगी। ठीक उसी तरीके से वर्ल्ड वॉर जो था वो दो ब्लॉक्स के बीच में चल रहा था। एक ब्लॉक था जिसका नाम था अलाइज और एक ब्लॉक था जिसका नाम था सेंट्रल पावर। अलाइज के अंदर आते थे फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन और बाद में यूएस ने भी इसे ज्वाइन कर लिया था। ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, आप जानते हो ये उस टाइम की मेजर इकोनॉमीज थी। रशिया भी उस टाइम था कुछ तो कुछ। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं सेंट्रल पावर की, जिसमें आता है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी एंड द ओटोमन टर्की। ये सब आते थे सेंट्रल पावर के अंदर। अब इन दोनों के अंदर हो गई लड़ाई शुरू। अब लड़ाई तो शुरू हो चुकी थी पर यह समय था मॉडर्न इंडस्ट्रीज का। तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है वो लीडिंग नेशंस के साथ ही जुड़ी हुई थी, क्योंकि लीडिंग नेशंस के अंदर ही तो हमें मॉडर्न इंडस्ट्रीज देखने को मिल रही थी। और हम इस पूरे वॉरफेयर को, वर्ल्ड वॉर 1 को हम फर्स्ट टाइम देखेंगे एज एन मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉरफेयर के रूप में। ऐसा पहली बार था जब इंडस्ट्रियल वॉरफेयर होने जा रहा था। इस इंडस्ट्रियल वॉरफेयर का कारण इसलिए था, या फिर हम ये कहें कि इसको इंडस्ट्रियल वॉर क्यों कहा गया है, उसका कारण इसलिए है क्योंकि इसमें मशीन्स का यूज हो रहा था, गन्स का यूज हुआ था, टैंक्स का यूज हुआ था, एयरक्राफ्ट का यूज हुआ था, केमिकल वेपन्स का इसमें यूज हुआ था। साथ ही साथ इस पूरे के पूरे वॉर के अंदर मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को रिक्रूट किया गया था अराउंड दी वर्ल्ड। इंडिया से भी कई सारे सोल्जर्स जो है वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करने गए थे। एज वेल एज जब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडस्ट्रीज की, इतने सारे वॉरफेयर इक्विपमेंट्स की, तब हम ये देखेंगे कि उससे जो डिस्ट्रक्शन होने वाला था ना वो भी बहुत ही ज्यादा सीवियर था। डिस्ट्रक्शन इसलिए ऐसा होता है कि लगभग 9 मिलियन जो लोग होते हैं वो मारे जाते हैं इस पूरे वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, और साथ ही साथ 20 मिलियन जो पर्संस होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। एज वेल एज हम ये देखते हैं कि जितने लोग मारे गए थे ना उनमें लगभग जो सबसे बड़ा जो परसेंटेज था ना वो आता था वर्किंग एज के अंदर। अब यूरोप के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो जाती है कि उनकी जो वर्किंग एज वाले जितने भी मैंस थे ना वो लगभग मारे जाते हैं इस वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। इससे दिक्कत ये होती है कि अब जो फैमिलीज होती है वो बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाती है, और जो हाउस होल्ड इनकम होती है, मतलब अगर जो मैन है वही वहां पे उस समय काम किया करता था, इनकम कौन जनरेट करता था? वही जनरेट करता था। और अगर वो वॉर के अंदर मर चुका होगा तो वो जो पूरी की पूरी हाउस होल्ड की इनकम होगी वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। अब हाउस होल्ड की इनकम डिक्लाइन हो रही थी, साथ ही साथ इन कंट्रीज को बहुत ही ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। उसी समय हम यह देखते हैं कि ड्यूरिंग द वॉर इंडस्ट्रीज जो थी ना वो अब अपने आप को मॉडिफाई कर रही थी। इंडस्ट्रीज अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई कर रही थी कि जो इंडस्ट्रीज पहले जो कंज्यूमर गुड्स बनाया करती थी वो इंडस्ट्रीज अब वॉर रिलेटेड गुड्स का प्रोडक्शन करने लग गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि यह जो इंडस्ट्रीज है वो वॉर रिलेटेड गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में बिजी हो जाती है। तो कंज्यूमर गुड्स जो है वो इंडिया, जापान जैसी कंट्री के पास आ जाता है। हमारे इंडिया और जापान में इंडस्ट्री सेटअप होना शुरू हो जाती है। तो वर्ल्ड वॉर 1 का हमें तो फायदा हो ही चुका था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अब जो सोसाइटीज थी ना इस पूरे वर्ल्ड वॉर के दौरान अब बदलने लग गई थी। सोसाइटीज इसलिए बदलने लग गई थी क्योंकि जो मेंस थे वो तो जा रहे थे लड़ाई पे, वो तो जा रहे थे युद्ध करने के लिए। अब पीछे कौन बसता है? पीछे बसती है वुमेन्स। अब वुमेन्स जो है वो उन कामों में आगे आ रही थी जो पहले जो है मेंस ही किया करते थे। मतलब पहले जो आदमी किया करते थे काम, जॉब्स,
वही जो रिस्क टेकिंग जॉब्स थी वो अब वुमेन्स भी करने लग गई थी। तो इस कारण पूरी जो सोसाइटी है वो रीऑर्गेनाइज्ड होने लग गई। अब देखते हैं कि पूरा वर्ल्ड वॉर तो चलता है। अब वर्ल्ड वॉर के अंदर दो ग्रुप्स भी देखने को मिलते हैं, दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो देखो व्यवहार हो जाता है खराब। अब व्यवहार कैसे खराब होता है कि उनके बीच का जो इकोनॉमिक लिंक होता है वो स्नैप हो जाता है। स्नैप मतलब कि टूट जाता है। और साथ ही हम ये देखते हैं कि जिस टाइम पीरियड में वॉर चल रहा था ना, उस टाइम पीरियड के अंदर कंट्रीज को जरूरत थी पैसे की। हमने नेशनलिज्म इन इंडिया में भी पढ़ा था कि जो ब्रिटेन था उसने अपनी कॉलोनीज जैसे कि इंडिया, उससे कई सारे टैक्सेस वसूलने शुरू कर दिए थे, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था ताकि वो जो डिफेंस एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको वो फाइनेंस कर सके। तो ऐसे में हम देखते हैं कि जो कंट्रीज थी ना वो वॉर लोन लेना शुरू हो जाती है। अब कई सारी जो ये मेजर इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज थी, जो बड़ी मेजर एकदम बड़ी बड़ी इकोनॉमीज थी, वो बहुत सारा लोन ले लेती है कि ज्यादा से ज्यादा लोन लेके वो वॉर के अंदर अच्छे से अपने आप को एस्टैब्लिश करेगी। तो जैसे ही वॉर तो खत्म हो जाता है, उसको एक ना एक दिन तो होना था, वॉर खत्म हो जाता है। अब खत्म होने के बाद वो इस कारण लड़ने शुरू हो जाते हैं क्योंकि अब उन लोगों को, उन इकोनॉमीज को एक दूसरे को पे करना था पैसा। हम बात कर लेते हैं हमारे प्यारे ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन ने भी बोरो किया था यूएस से, यूएस पब्लिक से भी किया था, यूएस बैंक से भी किया था ताकि वो वॉर के अंदर अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर अच्छे से उठा सके। अब यह तो हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि यह वह टाइम था कि अब जो ये मेजर इकोनॉमीज थी ना वो तो पिट चुकी थी। अब एक नई इकोनॉमी हमारे सामने बनती हुई, उभरती हुई नजर आ रही थी, वो थी यूएस इकोनॉमी। क्योंकि यूएस जो था वो पहले इंटरनेशनल डेब्टर था, मतलब सबसे पहले जो लोग है ना वो यूएस को पैसा देते थे, है ना। और यूएस जो है वो हमेशा देवाल रहता था, लाइक यूएस को हमेशा पैसा लोगों को देना रहता था, चुकाना रहता था, लोन चुकाना रहता था। पर वॉर के बाद हम ये देखते हैं कि यूएस जो है ना अब लोगों को पैसा उधार देने लग गया था, वो इंटरनेशनल क्रेडिटर हो चुका था। तो यूएसए की जो पोजीशन है, यूएसए का जो राइज है वो उस टाइम ही हमें देखने को मिलता है कि यूएसए कब राइज हुआ। तो हम देखते हैं इंटर वॉर इकोनॉमी। तो अब वॉर से रिलेटेड जो भी डिटेल थी वो हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वॉर के बाद रिकवरी किस तरीके से होती है, ठीक है। तो उसको भी हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, वीडियोस बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, कर दो कोई कमेंट। और अगर वीडियोस दिल को टच करके जाते हैं तो आविष्कोर शाला के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।